खुदा हाफिज़ 2 खुदा हाफिज़ मूवी का अगला पार्ट है। इसे समझने के लिए पहले पार्ट का ओवरव्यू ज़रूरी है। इसमें नरगिस और समीर नाम के पति पत्नी होते हैं। कुछ लोग नरगिस को किडनैप कर लेते हैं और समीर नरगिस को खोजने के लिए निकल जाता है। समीर नरगिस को खोज निकालता है, लेकिन तब तक नरगिस का बहुत बार रेप हो गया होता है। वह मेंटली डिस्टर्ब हो गई होती है। इसके बाद कहानी शुरू होती है खुदा हाफिज़ 2 की। नरगिस सो रही होती है। उसे उसके वही पुराने मंदिर नज़र आते हैं और वह जाग जाती है। अगली सुबह होती है। समीर ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और घर में सजावट किया होता है क्योंकि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है। समीर नरगिस को मैरिज एनिवर्सरी विश करता है, लेकिन नरगिस को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके साथ पहले जो कुछ भी हुआ था उसके कारण वह अंदर से टूट गई होती है, इसीलिए उसकी दवाइयाँ चल रही होती है। वे दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। समीर बस नरगिस को किसी तरह पहले जैसा ठीक करना चाहता है। समीर का एक दोस्त होता है जिसके भैया भाभी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है। उनकी एक 9 साल की बच्ची होती है जिसका नाम नंदिनी होता है। समीर उसे अडॉप्ट करने के लिए अपने दोस्त से पूछता है। इस पर उसका दोस्त बहुत खुश होता है। समीर बच्ची को लेकर अपने घर जाता है। नरगिस नंदिनी को पसंद नहीं करती। शाम को समीर नरगिस के लिए कार लेके आता है, लेकिन नरगिस खुश नहीं होती। वह कहती है कि मैं इस बच्ची नंदिनी की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। नरगिस की डॉक्टर उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। नरगिस भी खुद को बदलने की कोशिश करती है। सुबह नंदिनी बाहर बैठी होती है, तभी उस पर एक कुत्ता अटैक कर देता है। नंदिनी चिल्लाने लगती है। तब नंदिनी की आवाज़ सुनकर नरगिस उसे बचाने के लिए जाती है। नरगिस कुत्ते को भगा देती है, लेकिन कुत्ता नंदिनी और नरगिस दोनों को जख्मी कर देता है। नंदिनी के हाथ और नरगिस के पैर पर पट्टियां बांधी जाती हैं। अगली सुबह नरगिस समीर से नंदिनी को अडॉप्ट करने के लिए पूछती है। इस पर समीर राजी हो जाता है। वे नंदिनी को अडॉप्ट कर लेते हैं। नंदिनी का एडमिशन स्कूल में करा दिया जाता है। एक बार स्कूल की छुट्टी होने पर नंदिनी और एक सीमा नाम की लड़की आइसक्रीम खाते हुए ऑटो का वेट कर रहे थे। तभी कुछ लड़के आते हैं और सीमा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। नंदिनी के साथ में होने के कारण वे सीमा के साथ नंदिनी को भी अपने साथ लेके चले जाते हैं। समीर को स्कूल से फ़ोन आता है कि आपकी बेटी नंदिनी किडनैप हो गई है। समीर स्कूल पहुंचता है और पुलिस से अपने बच्ची के बारे में पूछता है। एक पुलिस कांस्टेबल अपने पत्रकार दोस्त को मीडिया कवरेज देने के लिए कहता है। यहाँ समीर और सीमा का भाई दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं और पुलिस के सुस्त रवैये पर समीर को गुस्सा आ जाता है। उस पर एक कांस्टेबल समीर को समझाता है कि गुस्सा होने से काम बिगड़ सकता है, इसलिए शांत रहो। समीर को नरगिस का कॉल आता है कि नंदिनी अभी तक घर नहीं आई। इस पर समीर बहाना बना देता है कि उसका फ्रेंड दीपक उसे घुमाने ले गया है, रात तक घर पर छोड़ देगा। समीर नंदिनी को ढूंढने के लिए आइसक्रीम वाले अंकल जिन्होंने सब कुछ देखा था उसके साथ निकल जाता है। नंदिनी को ढूंढने वे रास्ते में लगे सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं, जिसमें वे नीले रंग की वैन पाते हैं जिसमें वे नंदिनी और सीमा को ले गए थे। इधर पुलिस को भी उस वैन का पता लग जाता है, लेकिन ये वैन ठाकुर जी की होती है और पुलिस वैन ढूंढने के बजाय ठाकुर जी को यह समाचार पहुंचाती है। ठाकुर जी अपने ड्राइवर शैलेंद्र को फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि तुम सब कहाँ हो और क्या किए हो। इस पर शैलेंद्र बताता है कि बच्चू और उसके 3 दोस्त फार्म हाउस पर 2 लड़कियों को उठा लाए हैं। एक की उम्र 15 साल और दूसरे की 9 साल। उन्होंने दोनों का रेप कर दिया है। इस पर ठाकुर जी उनको वहीं पर रुकने के लिए बोलकर अपने एक आदमी राशिद, जो कि प्रोफेशन से कसाई होता है, उनके पास भेजती हैं और कहती हैं कि दोनों बच्चियों को ठिकाने लगा दो और बच्चू और उनके दोनों दोस्तों को अपने पास छुपा के रखो। शैलेंद्र, बच्चू और उनके 2 दोस्त फार्म हाउस छोड़कर भाग रहे थे। तब राशिद उनके पास जाता है। समीर भी नंदिनी को ढूंढता हुआ पहुंचता है। किसी ने एक वैन में आग लगाई होती है। उसे देखकर समीर भी उसके पीछे दौड़ता है। यह वही वैन होती है जिसमें नंदिनी और सीमा को किडनैप किया गया था। समीर वैन के अंदर चेक करता है, मगर अंदर कोई नहीं होता है। राशिद, बच्चू और उसके दोनों दोस्तों को अपने यहाँ लेके चला जाता है। इधर समीर गाँव वालों की मदद से सीमा और नंदिनी को खेतों में ढूंढ लेता है। दोनों की हालत बहुत ही ख़राब होती है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सीमा का भाई समीर को बताता है कि यह सारा काम बच्चू यादव का ही है। वह बार बार सीमा का पीछा करता था। उसने प्रिंसिपल से कंप्लेंट भी की थी, मगर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बहुत पावरफुल लोग हैं। इतने में नरगिस के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। डॉक्टर
डॉक्टर बताता है कि उनकी बेटी नंदिनी की मौत हो गई। नरगिस समीर से कहती है कि जब तक नंदिनी के रेपिस्ट मर नहीं जाते तब तक वह उसके साथ नहीं रहेगी। अपनी शक्ल उनके मरने के बाद ही दिखाना। समीर को छोड़कर चली जाती है। समीर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस के रवैये को देखकर समझ जाता है कि ये कुछ नहीं करने वाले। वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का पीछा करता है और उसके घर पहुंच जाता है। समीर उसे खूब पीटता है। इसका नाम त्यागी होता है। त्यागी बताता है कि ठाकुर जी उस आइसक्रीम वाले को ठिकाने लगा चुकी हैं, तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारे गार्ड मिलकर समीर को पकड़ लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर अटैक करने के जुर्म में उसे 40 दिन की जेल हो जाती है। ठाकुर जी राशि से कह के जेल में ही समीर को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती हैं। जेल में सबको पता चल जाता है कि समीर को कल मार दिया जाएगा। उसमें से एक कैदी समीर को एक चाकू देता है और कहता है कि कल तैयार रहना। जायसवाल की गैंग ने तुम्हें मारने के लिए सुपारी ली है। सुबह होते ही जायसवाल का गैंग समीर पर टूट पड़ता है। समीर उनका डटकर मुकाबला करता है। समीर को मुकाबला करते देख दूसरी गैंग भी समीर के साथ देती है और समीर जायसवाल को मारकर जिंदा बच जाता है। इधर सीमा कोमा से बाहर आती है। सीमा तीनों लड़कों का नाम बता देती है। इधर ठाकुर जी नरगिस के घर जाती हैं। वह उसे धमकाती हैं कि अगर तुमने अपना केस वापस नहीं लिया तो तुम और तुम्हारा परिवार कोई जिंदा नहीं बचेगा। नरगिस उससे डरती नहीं है। वह केस वापस लेने से मना कर देती है। जेल में समीर का साथी पता लगाता है कि बच्चू और उसके दोस्त राशिद कसाई के पास हैं। समीर के 40 दिन पूरे होते हैं और वह जेल से छूट जाता है। अगले दिन समीर और जेल में जो समीर का साथी था उसके परिवार वाले समीर से मिलकर राशिद की गैंग पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर उन्हें एक शैलेंद्र जो कि ठाकुर जी का नौकर होता है और दूसरा अभिनव उन लड़कों में से एक होता है। शैलेंद्र बताता है कि बच्चू को ठाकुर जी ने गायब करा दिया है और इसी ने छोटी बच्ची का रेप किया। इतने में समीर कुल्हाड़ी लेकर अभिनव को मार डालता है। अगली सुबह को पुलिस को अभिनव की लाश पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। पुलिस ठाकुर जी के घर बच्चू को खोजने के लिए पहुंचती है, लेकिन ठाकुर जी ने बच्चू को उसके बाप के यहाँ इजिप्ट में भेज दिया होता है। एसएसपी सर समीर से मिलते हैं और उसे बच्चू की लोकेशन देते हैं। बदले में समीर शैलेंद्र को एज ए एविडेंस एसएसपी सर को दे देता है। समीर इजिप्ट जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी नरगिस समीर से मिलने आती है और फिर समीर और सीमा का भाई दोनों इजिप्ट जाते हैं। समीर एक ड्राइवर से गन का इंतज़ाम करने के लिए कहता है। ड्राइवर समीर को अपने साथ लेके जाता है। वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो उन्हें बंदूकें बेचता है। समीर उसे $1000 देता है अपने साथ लड़ने के लिए। समीर, सीमा का भाई और वो लड़का तीनों कमलेश के ठिकाने पर पहुँचते हैं और अटैक करने के लिए सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और सुबह होते ही तीनों अटैक कर देते हैं। समीर बच्चू को मार देता है और बच्चू के बाप को सीमा का भाई मार देता है। इधर पुलिस ठाकुर जी को गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है। ठाकुर जी अपने साथ एक लड़की को रखती थी जिसके साथ वह गंदे काम करती थी। वह उसे अपने पास बुलाती हैं और अपने बाल बनाने को बोलती हैं। वह ठाकुर जी को वहीं मार देती है। समीर इंडिया लौट आता है। अब समीर नया बाहुबली बन गया होता है। सभी लोग अपने दुख दर्द लेकर उसके पास आते हैं। काम पुलिस नहीं कर पाती, वह अब समीर करता है।